दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है और लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि अब जाकर केंद्र ने इसे हरी झंडी दिखाई है। तो सवाल कई हैं, लेकिन अब जातिगत जनगणना के ऐलान ने पूरे देश की राजनीति को तो हलचल मचा ही दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है। तर्क ये है विपक्ष का, जैसे कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी है, लंबे समय से मांग करती रही, केंद्र सरकार पर दबाव बनाती रही और अब जाकर जातिगत जनगणना का ऐलान किया गया। खैर, राजनीतिक बात है, राजनीतिक बात हम नहीं करते इस चैनल पे। यहाँ पर बात ये होगी कि जातिगत जनगणना का मतलब क्या है और आखिर जरूरी क्यों पड़ी जातिगत जनगणना की। क्यों मोदी सरकार को अचानक जातिगत जनगणना की मांग को स्वीकार करना पड़ा और करवाना पड़ा। जातिगत जनगणना का मतलब क्या है, पहले ये समझिए आसान भाषा में। जातिगत जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं, उनके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाएं। और अब देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को उसमें शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में बात जब भी जातिगत जनगणना की होती है, तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग अब कितना ज्यादा बड़ा बन चुका है। आखिरकार इस समाज में कितने लोग देश में रह रहे हैं, किस जाति के। अब इस बात पर जो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, वो सभी की नजरें सिर्फ इस बात पर रहेगी कि ओबीसी कितने प्रतिशत है, क्योंकि इसकी चर्चा ज्यादा होती रही है। जातिगत जनगणना का जो इतिहास है, इस इतिहास को पहले समझिए, फिर कहानी आपको समझ में आ जाएगी। जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के समय से। सबसे पहले साल 1931 में जातिगत जनगणना करवाई गई थी। अंग्रेजों के दौर में तो वैसे भी हिंदुस्तान के लोगों को जाति के आधार पर ही देखा जाता था। ऐसे में तब ऐसे किसी भी जनगणना को होना काफी आम बात मानी जाती थी। वैसे एक बात तो तब भी तय कर दी गई थी कि हर 10 साल में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। और ऐसे में 1931 के बाद 1941 में इस प्रक्रिया को किया गया, लेकिन तब आंकड़े सामने नहीं रखे गए। तर्क ये दिया गया कि जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई है और ऐसे में आंकड़े भी जारी नहीं हो सके। लेकिन ये गुलाम भारत की बात थी। अब भारत आजाद हुआ और देश जब आजाद हुआ तो 1951 में संविधान बन चुका था, जातिगत जनगणना करवाई गई और पहली बार बड़ा खेल हुआ। इतने बड़े सर्वे में ओबीसी वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया, सिर्फ अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों को जनगणना में रखा गया। अब जो 2011 तक ऐसे ही चलता रहा और जनगणना हुई 2011 में, लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई, क्योंकि ये जो 2011 का है वो जातिगत जनगणना नहीं, जनगणना थी। अब जातिगत जनगणना की अब जरूरत क्यों पड़ी, सवाल ये समझिए। असल में देश में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब ये कहा गया था कि देश में ओबीसी वर्ग की आबादी 52% है। लेकिन तब वीपी सिंह की सरकार थी और जिसने 52% के आंकड़े तक पहुंची थी और उसका आधार था 1931 का सेंसस, कास्ट सेंसस। ऐसे में उसे इतना ठीक माना जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन तर्क दिया गया कि देश में समय के साथ ओबीसी की आबादी भी बदल चुकी है और काफी ज्यादा बढ़ी भी है। ऐसे में 52% तक आंकड़ा कितना सही माना जाए, ये सवाल लगा दिया गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। और अब यह सवाल उन पार्टियों के द्वारा सबसे ज्यादा उठाया गया जो चाहते थे कि जातिगत जनगणना कराई जाए और सरकार को घेरते रहते थे। मामला कभी कभार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में साफ कर दिया था कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की जो सीमा है 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन अब यहीं पर जातिगत जनगणना की बात करना भी जरूरी हो गया। अब इसका विरोध भी होने लगा और इसका विरोध करने वाले ये भी मानते हैं कि अगर ओबीसी की आबादी ज्यादा निकली तो फिर 50% की सीमा को भी तोड़ दिया जाना चाहिए। और कुछ तर्क भी दिया गया। तर्क यह भी है कि ऐसे किसी भी सेंसस से देश में और भी ज्यादा बंटवारा हो जाएगा।
50% के जो आरक्षण है वो भी पार कर जाएंगे, जो विपक्ष मांग भी करता रहा है। सवाल ये कि जातिगत जनगणना से कोई फायदा है क्या? तो जातिगत जनगणना का जो समर्थन करते हैं, उनका तो साफ मानना यही है कि एक सेंसस से पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा और उनकी जो शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक स्थिति है, इसको लेकर भी स्पष्टता सामने आ जाएगी। और अब जब उन आंकड़ों में स्पष्टता आएगी, तब सरकार भी उनके लिए और मजबूती के साथ नीतियां बना पाएंगी और जरूरत पड़ने पर उनकी उचित सहायता भी की जा सकेगी। इसी वजह से जाति आधारित जनगणना का एक अंडरलाइन रेखांकित किया गया। जातिगत जनगणना को लेकर जो एक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, उसकी विचारधारा देखें तो उसकी विचारधारा हमेशा बदलती रही है। जिस समय इस पार्टी का जन्म हुआ था, तब भी यह पूरी तरह से ऊंची जातियों की ही कही जाती थी। इसमें ब्राह्मण और बनियों वाली तमगा तो साथ लगा ही और मजबूती से जुड़ चुका था। 1985 में पार्टी ने पहली बार अपनी विचारधारा में बदलाव कर लिया और फिर मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने वाले एक प्रस्ताव था, उसको पास कर दिया। और उस समय ये माना गया कि बीजेपी समझ चुकी थी कि बिना अगड़ी जातियों के राजनीति नहीं हो सकती। अब इसीलिए, लेकिन बीजेपी का जो यह विचार है वो लंबे समय तक टिका नहीं। बात आई 1993 में राम मंदिर की और बाबरी मस्जिद के समय की। राम मंदिर आंदोलन ने भी फिर इसी हिंदुत्व की राजनीति की ओर ढकेल दिया। तब आया कमंडल बनाम मंडल की राजनीति और यहीं से शुरू हुई मंडल बनाम कमंडल की राजनीति। और अब कई सालों तक बीजेपी ऐसे ही राजनीति करती रही है और उसे हिंदुओं की कई जातियों का वोट तो मिला ही, लेकिन ओबीसी उससे दूर होता चला गया। ऐसे में जो केंद्र में जब पहली बार मोदी सरकार आई, तो फिर इस वर्ग को साधने की तैयारी भी शुरू कर दी और ये बात थी 2014 की। 2019 में आर्थिक रूप से जो ऊंची पिछड़ी जातियां हैं, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई और इसमें बदलाव हुआ। ईडब्ल्यूएस जिसे कहते हैं, बीजेपी ओबीसी वोटरों के बीच में अच्छे खासे लोकप्रिय तब तक हो चुकी थी। अब हालांकि पिछले 2010 में देखें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने लोकसभा में यह आश्वासन जरूर दिया था कि जातिगत जनगणना पर कैबिनेट में विस्तार किया जाएगा, लेकिन बात एक मंत्रिमंडल समूह तक ही रह गई और फिर गठन भी हुआ, उससे आगे नहीं हो पाए। इसके बाद भी सरकार ने जातिगत जनगणना के बजाय सिर्फ SECC सर्वे कराया, जो चुनावी डेटा के लिए सही था, लेकिन जातिगत जनगणना का नहीं। अब इस सर्वे का जो बड़ा डेटा है, या तो जारी नहीं किया गया या फिर कुछ हिस्सों में से ही जारी किया गया, बाकी के डेटा को छुपा लिया गया या फिर कहें कि जारी ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों से जातियों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा, लेकिन आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण ऐसा संभव ही नहीं हो पाया। सरकार बार बार ये कहती रही कि हमारे पास आंकड़े ही नहीं है या फिर कोई बहाना लगाती रही। जनगणना का जो विषय है, संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर है और ये जो केंद्र का विषय है, हालांकि सर्वे के जरिए कई राज्यों ने जातियों की गणना जरूर की है, जैसे बिहार भी किया था, तेलंगाना भी, कर्नाटक भी। अब जनगणना होगी कब? देश में 1881 से हर 10 साल में जनगणना होती रही। 1941 में विश्व युद्ध हुआ, तब भी। 1971 में युद्ध हुआ, तब भी। 2021 में कोरोना वायरस के कारण जनगणना को टाल दिया गया, हुआ नहीं। और अब जनगणना में जाति की गिनती की घोषणा कर दी गई है। मतलब जातीय जनगणना होगी, जनगणना नहीं हुई, जातीय जनगणना हो रही है। प्रावधान नहीं किया गया है। जनगणना शुरू होगी तो फिर अगले साल। गृह मंत्री ने पिछले साल ही कहा था कि जनगणना जल्द होगी, लेकिन कब होगी समय नहीं दिया। जनगणना के कारण जो कई काम रुके भी हैं, जैसे जनगणना होने पर सीटों का जो डीलिमिटेशन है, ये भी होगा। डीलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण के बाद जो सरकार करती है, डीलिमिटेशन में 4 से 6 साल लग जाते हैं। इसके बाद महिला आरक्षण की बात होगी। मुफ्त में राशन के लगभग 14 करोड़ लोग वंचित होने की बात संसद में भी सोनिया गांधी उठाती रही है।
तो कई सारे चीज हैं जो अभी पेंडिंग ही रह गया है। सरकार सिर्फ ऐलान करते जा रही है, लेकिन करवा नहीं पाई है। तो अब ये 5 साल में भी करवा पाएगी कि नहीं करवा पाएगी, सिर्फ ऐलान करके रह जाएगी, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पूरी एक वीडियो में समझ में आ गई हो, और अगर आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।